हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एक्चुअली मैं यहाँ पे फिज़िक्स के सॉल्यूशंस के वीडियो बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और चैप्टर वाइज बनाने वाला हूँ, और नीट और जेई के लिए होगी। तो बेसिकली मेरा मेरा गोल क्या है कि जो अभी नीट के एग्ज़ाम देने वाला है रिसेंटली, उनके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला है। तो ये टाइम में जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो जो सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, जिनको मतलब कोचिंग अनअवेलेबल है अभी, या अवेलेबल है तो भी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो उनको सॉल्यूशंस चाहिए जो भी चैप्टर वाइज। तो वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बनाने वाला हूँ नीट और जेई दोनों के लिए यूज़फुल होगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो वैसे मेरा नाम शहजाद बुरावाला है। करंटली मैं मुंबई की KEM हॉस्पिटल CGS मेडिकल कॉलेज में MBBS में हूँ, थर्ड ईयर MBBS में। सो मैं अपने अपने नीट के बारे में बताऊँ तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी ऑप्ट किया था, मैथ्स नहीं किया था। और मेरा नीट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 141 आया था। मैंने 2017 के अंदर दी थी एग्ज़ाम। मार्कशीट है वैसे, वीडियो में डाली है मैंने। जेई के अंदर भी मेरा मेंस के अंदर 2500 आया था। हालांकि मैंने मैथ्स अटैम्प्ट नहीं किया था, मतलब चूज़ नहीं किया था मैंने। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, पर्सनल अटैचमेंट ज़्यादा था, इसीलिए वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो फिज़िक्स मतलब जेई में इसमें मेरा 2500 आया था, और जेई एडवांस में मेरा 6500 जितना आया था रैंक। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है ऐसा। फिज़िक्स पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो भी अपने जूनियर बैचेस को काफ़ी सारा चैप्टर्स पढ़ाया था। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब जो भी ये वीडियोस देखे उन सबको बेनिफिट हो। इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। आई विल मतलब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो स्टैंडर्ड MCQ बुक्स है उसमें से क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, और क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीव्यू होगा, और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सॉल्व करे वो ट्राई करे, जो क्वेश्चन पहले प्रीव्यू होगा उसको खुद से ट्राई करे सॉल्व करने का। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, वो मेनली एट द एंड वो यही डिपेंड करता है कि आप खुद से सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो इसलिए मैं आपको अगर किसी को सॉल्व नहीं हो रहा है फिर वो सॉल्यूशन देख ले। और मैं ये वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूँ जिन्होंने पहले कभी ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, या खुद से टेक्स्ट बुक से पढ़ा ही नहीं। मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि जिनको एटलीस्ट कुछ आइडिया है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ट्राई कर सकते हैं, उनको भी इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो आई एम श्योर उनको समझ में आएगा। मैं मतलब थोड़ा बेसिक से तो बताऊँगा ही, बट एकदम बेसिक से नहीं बताऊंगा। इसलिए मतलब जो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक दिस के मैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा हूँ और मुझे समझ में आ जाए। आपने खुद से अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो मैं आई एम आई रियली गारंटी कि आपको पक्का बेनिफिट होगा। इसलिए ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए डेडिकेटेड है जो ये साल एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगले साल दे रहे हैं। जो अभी से जिनका 12 स्टार्ट हुआ है उनके लिए नहीं, जिनका अभी से 11 स्टार्ट हुआ है, बट वो भी देख सकते हैं, उनको भी बेनिफिट ज़रूर होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो भी ये वीडियो व्यू करे उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट वही है कि खुद से ट्राई करो, और फिर आप अगर वो आपसे खुद से सॉल्व ना हो तो आप देखिए। और मैं सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बेसिक लेवल के बहुत ही कम कराऊंगा। जो अच्छे लेवल के एग्जाम क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आते हैं तो जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वही क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। जो जिनको मतलब खुद में भी घर पे सॉल्व करने में भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे क्वेश्चन मैं समझता हूँ वही कराऊंगा। हालांकि बेसिक्स भी कराऊंगा ही। स्टार्ट तो मतलब मैं बुक के अकॉर्डिंग ही जाऊंगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें जो होंगे वो आई विल ट्राई के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। बट सारे क्वेश्चन कवर हो ये पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली ऑलमोस्ट ज़्यादा हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो भी ये वीडियोस देखे उनको जो पर्टिकुलर चैप्टर्स में डाउट है वो डाउट्स को मतलब वो बताए आप कमेंट्स में कि ये चैप्टर में हमको डाउट है। तो आई विल श्योरली मेक वीडियोस ऑफ दैट चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल। इसी मैं अपना पूरा टाइम तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद का भी MBBS का पढ़ना होता है, बट मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ दिन में 4-5 घंटे कैसे भी मतलब ट्राई करूँ वीडियो बनाने में। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अचानक सारे वीडियो बना लूँ। बट आपको जो ज़्यादा जिसमें ज़्यादा डाउट हो आप वो एक बाय मतलब 1 बाय 1 कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं श्योरली ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनेंगे। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई विल दिस विल रियली एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक So let's see first question. So as you can see the question, it reads like a ball is traveling with uniform translatory motion. So then which of the following is correct option? So friends, it is given that the motion is only translatory,
means in whatever option it is given that ball is rotating or it is having some torque or it is doing a circular motion, that option will be already neglected. Translatory motion means what? Just linear motion in one direction, in any of the direction, and the speed will be constant, it won't change. So let's think about option. It is at rest, so it is obviously wrong because it is doing a motion, so how can it be rest? Then second option is the path can be straight line or circular and the ball travels with a uniform speed. So the path can't be circular because it is given that it is just translatory motion. If it is circular, then it would have given uniform circular motion as well. Then third option, all parts of the ball have the same velocity and the velocity is constant. Velocity is constant. Exactly why? Because the motion is uniform, and uniform motion itself means that velocity is constant. In the last option, we will see the center of the ball moves with a constant velocity and the ball spins about its center uniformly. So see, it is like a ball is spinning or rotating. So this is wrong option. Why? Because it is given that in question that it is just doing translatory motion and not rotational motion. So I hope correct answer is C, in which the speed is same and it is constant. Okay. Next question. Conservation of momentum in a collision between the particles can be understood from. तो चार ऑप्शन है. जब ये दो पार्टिकल कोलाइड करता है तो उनमें से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन देख लो, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो देखो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूरी नहीं है कि सारे कोलिजन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा. क्यों? क्योंकि वैसे हम बात करें कोलिजन की तो दो तरह के कोलिजन होते हैं. एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक, कुछ भी बोल दो, या कंप्लीट नॉन इलास्टिक. तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में एक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम बोले किसमें 100% हर टाइम होगा तो इलास्टिक कोलिजन में ही होगा. अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो एनर्जी वोंट बी कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा. जबकि दोनों ही केस में इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो हम बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों मोमेंटम कंजर्व रहेगा. फिर हाँ, न्यूटन्स के लॉ से पूछा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ. तो अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ का मेन जो फॉर्म है वो ये है, F इज इक्वल टू dp/dt. हालांकि जो ज्यादातर बुक्स में ये बताता है पहले F इज इक्वल टू ma या लोअर 10th स्टैंडर्ड तक. बट अगर समझ में आए, आपको समझना है न्यूटन सेकंड लॉ का मेन फंडा क्या है, तो वो होता है F इज इक्वल टू dp/dt. ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितना होता है वही फोर्स की वैल्यू होती है. अब ये जो F इज इक्वल टू dp/dt है, उससे F इज इक्वल टू ma कैसे आता है? तो F इज इक्वल टू ma वो हम जनरल केस है और वो जनरली यूज करते हैं, जनरली वैलिड भी है, कुछ गलत नहीं. बट आया कैसे? तो देखो F इज इक्वल टू dp/dt. अब बताओ मोमेंटम को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी. अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर x और y का डिफ्रेंशिएट करते हैं, x और y का, जैसे ये एक x है और ये y है, तो x और y का डिफरेंशिएटेड मैथ्स वालों को तो, मैथ्स स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली सब पता होगा, बायो वालों को भी पता होना चाहिए. सिंपल ही है कि x y का डिफरेंशिएट होता है, एक बार x को कांस्टेंट रखते हैं और y को डिफरेंशिएट करते हैं x dy, और दूसरी बार y को कांस्टेंट करते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं y dx. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे है. तो इसी तरह ये p की जगह पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ mv विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको डिफरेंशिएट करके एक बार मास को कांस्टेंट रखेंगे और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखो फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m dv/dt, और दूसरी बार v को कांस्टेंट करके रखेंगे और मास को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v dm/dt. अब dv/dt आपको पता है ऑब्वियसली क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन ही क्या होता है? जो चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम होती है. बट तो हम ये टर्म को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमको तो पता है भाई सब चीज का मास तो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम ये टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसलिए F इज इक्वल टू सिर्फ ma हो जाता है जनरल इक्वेशन में. बट ये टर्म की यूज कब आता है? कि जब रॉकेट में से जो गैस प्रोपेल होता है नीचे की तरफ, तो रॉकेट का मास कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है उसका मतलब क्या? उसका मास चेंज हो रहा है, और मास चेंज हो रहा है तो ये dm/dt भी की एक वैल्यू आएगी, पर्टिकुलरली इतने रेट से मास चेंज हो रहा है, और उसकी जो रॉकेट की वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फोर्स आ जाएगा vdm/dt, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स थ्रस्ट फोर्स. और वही फोर्स जब गैस प्रोपेल होगा नीचे, वही फोर्स जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, वही रॉकेट को ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से होगा. तो ये F इज इक्वल टू dp/dt है, यही मेन फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ का. और आप देख सकते हो
कि जो मोमेंटम कंजर्व होगा अगर कोलिजन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता ही नहीं, हमको पता है दो पार्टिकल के बीच का इंटरनल फोर्स ही होता है जो भी टकराता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स ये एफ जो होता है वो एफ एक्सटर्नल है, वो भी याद रखो, इंटरनल है एफ एक्सटर्नल, एफ नेट बोलेंगे या एफ एक्सटर्नल बोलेंगे। तो एफ नेट की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए डीपी बाई डी टी जीरो होगा। इसका मतलब क्या कि मोमेंटम कांस्टेंट होगा, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है, जब उसका उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे सेकंड लॉ से। तो ये थोड़े ऐसे बोलेंगे थियरेटिकल क्वेश्चन थे, उसमें कुछ सॉल्व करना नहीं था। अब अपन मेथड्स देखेंगे कि जो क्वेश्चंस होता है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको सॉल्व कैसे कैसे करेंगे, उसकी इजी मेथड क्या रहेगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हो कि इफ द एलिवेटर इज सोन इन द फिगर इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एलिवेटर का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ब्लॉक ए ऑफ मास 6 kg वुड बी। तो देखिए ये जो एलिवेटर है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसके ऊपर स्ट्रिंग बंधी हुई है जिसके ऊपर एक ब्लॉक बंधा हुआ है ए। तो ये पूछ रहा है, ये ब्लॉक का मास भी दिया हुआ है 6 kg, तो ये पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा। तो सबको ट्राई करना है पहले, अगर कुछ नहीं आया तो फिर आप सॉल्यूशन देखो। तो देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूँ मैं कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप याद रखो कि जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है ये लिफ्ट, इस केस में हम अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो लिफ्ट को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम अगर कोई लिफ्ट में से देख रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और ग्राउंड पे से देख रहा है तो क्या होगा। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होती है कि जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करती है तो उस केस में ये पार्टिकल के ऊपर स्यूडो फोर्स लगता है। ये पता होगा स्यूडो फोर्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। देखो स्यूडो फोर्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये कार है, लेट्स से ये कार है, वैसे लग नहीं रही बट ये कार है, यहाँ पे कोई ड्राइवर है। तो ये कार आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और ड्राइवर भी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। बट अगर हम देखेंगे कार के रिस्पेक्ट में, तो कार के रिस्पेक्ट में ये ड्राइवर स्टेशनरी बैठा हुआ है। तो अगर हम देख सोचिए ये ड्राइवर की एफबीडी बनाए, तो ड्राइवर को तो आगे की तरफ जो सीट पे बैठा है, तो सीट पे ऐसे बैठा है तो पीछे की तरफ से जो सीट का होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और ये जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से भी वो आगे जा रहा है, तो वो उसको आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। बट अगर कार के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो वो स्टेशनरी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, अगर फोर्स लग रहा है तो आगे जाना चाहिए। तो ऐसा क्योंकि कार भी खुद, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमको लॉजिकली तो पता ही है कि कार भी मूव कर रही है तो वो आगे कार के रिस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा। बट अगर इसको मतलब न्यूमेरिकली या टेक्निकली एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये कार भी खुद आगे से एक्सेलरेट कर रही है, तो कार के रिस्पेक्ट में ये मैन पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो होगा मास ऑफ मैन इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कार। तो हमेशा सूडो फोर्स के क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है कि माइनस साइन भी जरूर लगानी है, क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको सूडो फोर्स लगना है। ये ज्यादातर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल है और ये अगर आपको इसके फीलिंग पता होगी तो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखो एफ सूडो फोर्स क्या होगा, हर एक केस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो यही केस में हम देखेंगे लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो उसको सूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो होगा मास ऑफ ए ओनली। मास तो हमेशा ऑब्जेक्ट का ही रहेगा लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट होगा। और नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है सूडो फोर्स के सूडो फोर्स के फॉर्मूला में माइनस साइन आएगी, मतलब ये हमेशा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा हमेशा, इतना याद रखो। तो ये केस में क्या होगा, इसको दो फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक के हम एफबीडी बनाएंगे, सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका यही है, ब्लॉक के एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ उसका खुद का वेट लगेगा mg, और नीचे की तरफ सूडो फोर्स भी लगेगा, सूडो फोर्स भी लगेगा क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं लिफ्ट के रेफरेंस में। और अब देखो हम क्या करते हैं, एफबीडी बना के नेट फोर्स इज इक्वल टू ma कर रहे हैं। बट आप खुद बताओ ये एफबीडी हमने किसके रिस्पेक्ट में बनाया, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो वो स्टेशनरी ही है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ माइनस एम जी माइनस एम ए, इसलिए नीचे है तो नीचे ऐसे लिख दूंगा माइनस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो का विथ रेफरेंस टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी है, तो टेंशन हो गया m इंटू जी प्लस ए। तो अगर फ्रेंड्स इसी को हम ग्राउंड के रेफरेंस में सॉल्व करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। और देखो यही याद रखना है कि जब भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है
या उसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो उसके दो केस हो सकती है, या तो वो ऊपर जा रही है और तो फ्रेंड्स उसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो। एक तो सिंपल सी बात है, वो जा भी ऊपर किस तरफ है, मतलब वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, तो वो उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, नेट फोर्स उसका ऊपर की तरफ होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जा तो नीचे रही है लेकिन रिटार्ड हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब अगर आपको समझना है तो रिटार्डेशन का मतलब जब वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है नेट, तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन। अगर वेलो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। आई होप इतना तो पता ही होगा सबको। तो तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो उसका, उसके दो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो टू बी प्रिसाइज, तो उसके दो कंडीशन है, या तो वो ऊपर जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, या ऊपर की तरफ वो एक्सेलरेट कर रही है, ये हुआ। और दूसरी कंडीशन क्या है कि नीचे की तरफ जा रही है लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है, तो नीचे की तरफ जाते टाइम अगर वो रिटार्ड होती है तब भी उसका नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा। और आपको याद रखना है जैसे ये केस में m इंटू जी प्लस ए आ गया, वैसे ही अगर उसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हम बोलते हैं, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी प्लस ए। और अगर नीचे की तरफ होगा तो बोल देंगे जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए। ये याद रखना है, डायरेक्टली सोचो, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, ऊपर मतलब प्लस, बस ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से स्यूडो फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर एक्सेलरेट कर रही है बट उसका स्यूडो फोर्स तो नीचे लग जाएगा, इसलिए जी में ऐड हो जाएगा। अगर वो नीचे जा रही होगी तो उसका स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, इसलिए जी माइनस ए होगा। तो इतना याद रखना फ्रेंड। तो ये एक तरीके से हो गया, आंसर आ गया आपका जी एम इंटू जी प्लस ए। तो एम की वैल्यू पता है आपको 6 है, जी की वैल्यू 10 है और क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 दी है, तो आंसर हो जाएगा 66 न्यूटन टेंशन। दूसरा तरीका, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही हमको सॉल्व करना है, किसी को ऐसा भी लगता है कि हमको तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी। तो ऊपर की तरफ टेंशन ढूंढना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे लगेगा एम जी, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सूडो फोर्स लगना ही नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्यों लगेगा? सूडो फोर्स कब लगता है? जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करती है, ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ ए से एक्सेलरेट कर रही है, तो भाई ब्लॉक भी तो कर रहा है, ब्लॉक भी तो लिफ्ट में ही है, सिंपल सी बात है। तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एम जी, इसको बराबर कर देंगे एम ए के, तो वापस आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ओके, अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वो इसी के बेसिस पे होगा, और ये क्वेश्चन सभी ट्राई करें खुद से सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसी के बेसिस पे ज़्यादा थोड़ा ही वेरिएशन है। तो देखो 6 क्वेश्चन जो दिखा है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है मतलब फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे अभी तो यहाँ पे जो ब्लॉक है और इंक्लिनेशन इसका थीटा दिया हुआ है। व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन ए, द ब्लॉक इज रिलीज, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द इंक्लाइन इज। तो ये तो सबको पता है कि जी और ए दोनों का रोल होगा ही, तो कोई भी आंसर जी साइन थीटा या ए साइन थीटा करेगा तो वो बेवकूफ़ी ही होगी। अब ये दिखना है कि नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने बताया था कि अगर जी नीचे की तरफ जा रहा हो तो जी माइनस ए करना है। बट यहाँ पे ही एक मेन कैच है कि आपको पढ़ना है कि नीचे भले जा रही है लेकिन रिटार्डेशन ए है, मतलब उसका नेट फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इस बार भी जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी करनी है, जी प्लस ए, इसलिए जी प्लस ए जी इफेक्टिव की वैल्यू रहेगी, तो जी प्लस ए ये इस डायरेक्शन में लगता है, उसको एम जी प्लस ए इस तरफ फोर्स लगेगा, तो उसका दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो उसको जो नीचे एक्सेलरेट करवाएगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली जो पैरेलल वाला है वही होगा। तो इसलिए नेट उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी प्लस ए, ये देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा होगा, आई होप इतना तो सबको आता ही होगा क्विकली सॉल्व करने। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि 90 है राइट एंगल है, और ये भी 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया तो थीटा हो गया। तो इस तरफ जी प्लस ए है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी प्लस ए कॉस थीटा, लेकिन वो तो एक्सेलरेट नहीं करवाएगा, उसको तो नॉर्मल जो रिएक्शन आएगा वो बैलेंस कर देगा, लेकिन ये जो ये वाला कंपोनेंट आएगा जी प्लस ए साइन थीटा, वो उसको एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा, वो उसको जी प्लस ए इंटू साइन थीटा से एक्सेलरेट करवाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है जी इफेक्टिव से कैसे सॉल्व करना है। अगर जी इफेक्टिव से आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्विकली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर अभी भी किसी को लगता है कि जी इफेक्टिव से समझ नहीं आता, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, 3 मैजिकल वर्ड्स जो होता है फिजिक्स के अंदर, फ्री बॉडी डायग्राम, ये चैप्टर के अंदर वही 3 मैजिकल वर्ड्स है। तो देख लो भाई, ये ब्लॉक है, इस पर अगर फोर्स बनाना है, एफबीडी बनाता है, इसके रेफरेंस में ही बनाता है, इसके ये जो इंक्लाइन है इसके रेफरेंस में ही बनाता है, तो इसको नीचे तो लगना है बेटा, एम जी लगना ही है फोर्स। और क्या लगेगा, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है ए, तो इसके लिफ्ट के रिस्पेक्ट जो सूडो फोर्स लगेगा वो मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो नीचे की तरफ एम ए भी लगेगा।
तो अब ये एम जी प्लस एम ए दोनों इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसके वापस दो कंपोनेंट कर देंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एम जी प्लस ए होल साइन थीटा, उसको नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन डी है। फिर अगला क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास एम, सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी अलोंग ईस्ट v इज इक्वल टू वी आई कैप, मतलब ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव, तो वेस्ट की तरफ ही है, अगर लेस देन जीरो होता तो वेस्ट की तरफ होता, ये ग्रेटर देन जीरो है तो ईस्ट की तरफ होगा। इन 2 सेकंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स। तो अज्यूमिंग द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार इज, तो देखो फोर्स के लिए क्या पता चलना है, उसका मास तो दिया हुआ है m, एक्सेलरेशन निकालना है, तो बताओ जो 3 इक्वेशंस होती है काइनेमेटिक्स की, उसके अंदर से आपको तुरंत फीलिंग आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना है, अपने को पता है कि फाइनल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है 0 थी, तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। v पता है, u पता है और t पता है, खुद सोचो v इज इक्वल टू यू प्लस टी के अलावा इक्वेशन पॉसिबल भी है क्या? तो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस टी कर देंगे, तो u की वैल्यू 0 थी, v की वैल्यू वी आई कैप है, t की वैल्यू 2 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v/2 आई कैप। एक्सेलरेशन मेरे को पता चल गया, इसकी तरफ v/2 आई कैप है, तो फोर्स कितना होगा m v/2 अलोंग ईस्टवर्ड्स। तो देखो ये क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो मतलब उन्होंने सारे ऑप्शन में एम वी बाई टू ईस्टवर्ड दे दिया। आपको ये पता लगाना है कि वो फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो बताओ कार इंजन प्रोवाइड करेगा या फ्रिक्शन ऑन द टायर्स बाय रोड करेगा? तो हमेशा इसका आंसर है कि फ्रिक्शन ऑन द टायर्स हमेशा वही फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब खुद सोचो कि जहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर पॉसिबल भी है, अगर बनाई किसी ने फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो वहाँ पे कार मूव ही नहीं करेगी चाहे इंजन कितना भी फोर्स लगाए, क्योंकि इंजन क्या करता है, इंजन का काम क्या होता है कि टायर को वो उसका जो रोटेशन होता है वो कराए, टायर रोड के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो रोड तो पीछे नहीं जाने वाला, रोड का फ्रिक्शन उसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, बोलेगा मैं तो पीछे नहीं जाऊंगा तू आगे जा। तो हमेशा कोई भी फोर्स होता है, चाहे हम चल रहे हो या चाहे गाड़ी चल रही हो, जो फोर्स ले जाता है वो फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। अगर कोई पूछे कि कोई आदमी सीधा चल रहा है तो उसको फोर्स रिस्पॉन्सिबल कौन है, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका भी आंसर फ्रिक्शनल फोर्स से लगना है। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना कि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते वो चाहेंगे कि आप कंफ्यूज हो, बट आंसर हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स से लगना है। ओके, तो ये भी सिंपल था, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम हैज एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जगह एंड फाइनल वेलोसिटी -3 आई कैप प्लस 4 जगह आफ्टर बीइंग हिट, मतलब क्रिकेट का बॉल था, किसी ने बॉलिंग की, लेट्स से ये बॉलर है कोई ब्रेटली वगैरह, इसने बॉलिंग की, ब्रेटली तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बहुत ही कम स्पीड से फेंका है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो बॉल का वेट था 150 ग्राम और लेट से यहाँ पे बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर है, तो उसने मारा और उसका जो इनिशियल मोमेंटम था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप था, मतलब दोनों ही पॉजिटिव तरफ आ रहा था, जब ये बैट के ऊपर आ रहा था तो आगे आ रहा था और ऊपर भी आ रहा था, तो और जब उसने हिट किया तो उसका मोमेंटम हो गया -3 आई कैप और -4 जे कैप इस तरफ। तो पूछ रहे हैं कि नेट फोर्स क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, चेंज इन मोमेंटम पूछा, नेट फोर्स नहीं पूछा। अगर टाइम दिया होता तो वो नेट फोर्स पूछ सकते थे, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या, इसमें कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 0.15 इंटू -0.15 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और इनिशियल मोमेंटम कितना था 0.15 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 150 ग्राम का बॉल है और ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे केजी में, 0.15 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप था, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये -0.15 -0.15 कितना हो जाएगा -0.3 हो जाएगा, 15 15 30 -0.3 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 -0.9 आई कैप और 3 4 जा 12, मतलब -1.2 जे कैप। सिंपल था ये। अब इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा मोमेंटम का ट्रांसफर का। तो देखो ये क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर तो क्या रहेगा कि पहले उसका मोमेंटम था मतलब हमने देखा था 0.45 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप, और बाद में हो गया था -0.45 आई कैप -0.6 जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ नेट, हमने देखा 0.9 आई कैप -0.9 आई कैप -1.2 जे कैप। तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये दोनों डायरेक्ट ऐड तो नहीं करेंगे, सबको पता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये एक वाई एक्सिस पे है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, तो 1.2 स्क्वायर प्लस 0.9 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.2, 12 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 1.44 और 9 का होता है 0.81, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2.25 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू 1.5 हो जाएगा। चलो ये सॉल्व कर सकते थे, बट यही क्वेश्चन में एक ट्रिक डाल सकते थे जिससे लोग, तो यही क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकते थे कि उन्होंने पूछा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मतलब मैग्नीट्यूड, हाँ मतलब कितना ट्रांसफर्ड हुआ मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। और अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, देखो ध्यान से लिसन व्हाट आई एम सेइंग, इफ दे हैव आस्क्ड व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तब बताओ, यही चार ऑप्शन है जो लास्ट क्वेश्चन में थे, ये 9th क्वेश्चन में थे। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम पूछा होता तो क्या आंसर होता? उसका आंसर 1.5 नहीं होता फ्रेंड्स, उसका आंसर होता 0, क्योंकि पहले भी इसका मैग्नीट्यूड तो कितना ही था, 0.6 प्लस 0.45, तो इसका जो बात करेंगे 0.6 होल स्क्वायर प्लस 0.45 होल स्क्वायर, इसके जो अंडर रूट करके वैल्यू आएगी वही होगा। और बाद में भी उतना ही है, माइनस माइनस साइन मैग्नीट्यूड में मैटर नहीं करते, हम स्क्वायर करके ऐड ही करते हैं, और इवन माइनस लिखेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए कि जो मैग्नीट्यूड था पहले भी सेम था और बाद में भी सेम था, तो ये याद रखना है। अगर पूछा होता कि व्हाट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो आपका आंसर होना चाहिए था 0, इसलिए ऑप्शन भी दिया है 0 एक। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर आंसर था 1.5, और अभी जो आंसर है मैंने चेंज किया क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर है 0। तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन, अभी पुलिस के क्वेश्चन आएंगे। तो इन द फिगर शोन अ पर्सन वांट्स टू रेज अ ब्लॉक लाइंग ऑन द ग्राउंड टू अ हाइट h, इन बोथ द केसेस इफ टाइम रिक्वायर्ड इज द सेम, देन इन विच केस ही हैज टू एक्सर्ट मोर फोर्स, अज्यूम पुलिस एंड स्ट्रिंग आर लाइट। तो देख, जैसे आप फिगर देख सकते हो, पहली फिगर ऐसी है, इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग है जो मैन ने पकड़ी हुई है और वही ब्लॉक से कनेक्टेड है। दूसरे के अंदर दो पुलिस है, ऐसे और ऐसे। अब देखो, ये इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उन्होंने बताया है कि दोनों ब्लॉक आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास सेम है, और दोनों की हाइट भी सेम है, जितना हाइट ऊपर ले जा रहा है वो भी सेम है, और दोनों को टाइम भी सेम लगा है। तो हाइट टाइम सेम है, इसका मतलब क्या, h इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर होगा फ्रेंड्स। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, और मास भी उन्होंने दोनों का सेम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है, दोनों के ऊपर सेम ही फोर्स एक्सर्ट हुआ है, मतलब इसके ऊपर भी अगर टेंशन T एक्सर्ट हुआ है तो इसके ऊपर भी टेंशन T ही एक्सर्ट हुआ है। लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो टेंशन T है वह एक ही स्ट्रिंग है, तो इसलिए जो मैन के ऊपर भी फोर्स, मैन ने जो स्ट्रिंग पकड़ी हुई है वो भी, उसके अंदर भी टेंशन T ही होगा। तो मैन को ये फर्स्ट केस के अंदर कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, T। अगर यही बात करेंगे सेकंड केस में, तो ये एक पुली के ऊपर दो स्ट्रिंग है और नीचे एक ही स्ट्रिंग है, तो जब भी दो स्ट्रिंग है तो इसका नीचे की तरफ पुली का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ टेंशन T लग रहा है, और ये पूरी एक स्ट्रिंग है, तो इसकी बात करेंगे कि ये T1 लग रहा है और ये T2 लग रहा है, और T1 और T2 दोनों सेम होंगे क्योंकि स्ट्रिंग एक है। ये याद रखना कि जब भी स्ट्रिंग एक होता है तो टेंशन 2 हो जाता है, तो इसलिए पुली का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ ये टेंशन T लग रहा है और ऊपर की तरफ T1 प्लस T2, तो हम क्या लिखेंगे, T1 और T2 दोनों को लेट्स से TX बोल देते हैं, तो 2TX को T बोल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो TX जो होगा वो T/2 होगा। तो ये सिंपल है, ये आपको पता चलेगा आपने कितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि जहाँ पे पुली की एक तरफ अगर टेंशन T है और दूसरी तरफ दो स्ट्रिंग है तो दोनों पे आधा आधा टेंशन बढ़ जाता है। तो इसमें T/2 है और इसमें भी T/2 है, और ये स्ट्रिंग इससे कंटिन्यूस है। तो जो मैन ने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है उसके अंदर टेंशन कितना है, तो सेकंड केस के अंदर टेंशन T/2 ही है। तो इसलिए किसको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल होता है, जो 11th वाला है, इसके अंदर सिर्फ आपको बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी हो वो आप आना चाहिए। तो बॉडी है जिसका मास 2 kg है, और उसकी अकॉर्डिंग टू द लॉ, मतलब उसकी पोजीशन है xt इज इक्वल टू पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यू। सो और पूछा है कि द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी एट f इज इक्वल टू, मतलब f एक्टिंग एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पूछ रहा है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, क्या करना है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास पता है आपको 2 kg, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। p की वैल्यू भी दी है, q की वैल्यू भी दी है, r की वैल्यू भी दी है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो सिंपल सी बात है, v हो जाएगा p प्लस 2qt प्लस 3rt स्क्वायर, और इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 6rt, और t की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 12r। और अब आपको पता है q की वैल्यू कितनी दी है, q की वैल्यू फ्रेंड्स 4 है और r की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 4 मीन्स 8 और 12 इंटू 5 मीन्स 60। तो एक्सेलरेशन है आपका 68, एक्सेलरेशन 68 है, तो फोर्स कितना होगा, देखो आंसर 68 न्यूटन भी है, बट डायरेक्ट मार्क नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पूछा क्या है, फोर्स पूछा है।
तो फोर्स क्या होगा 2 × 68, 2 उसका मास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 136। सिंपल, 136 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, नीट लेवल पे ज़्यादातर पूछा है, जेई में तो इतने सिंपल तो मतलब पूछ सकता है, जेई में भी पूछ सकता है, वैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक बॉडी विद मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स F इज इक्वल टू -3 I कैप प्लस 4 J कैप, -3 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन। इफ द इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू u 0, u दिया हुआ है 6 I कैप माइनस 12 J कैप, 6 I कैप माइनस 12 J। तो पूछ रहे थे टाइम एट द वी हैव अ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो बताओ, फोर्स दिया हुआ, मास दिया हुआ है, ये उसका फोर्स है, ये इनिशियल है। तो सिर्फ इतना बताओ कि उसकी वेलोसिटी अगर सिर्फ y एक्सिस की तरफ होनी है, तो इसका मतलब क्या समझते हो कि x एक्सिस में 0 हो जाए, तभी सिर्फ y एक्सिस में होगी ना, दो एक्सिस है x और y। वो पूछ रहे हैं कि सिर्फ y एक्सिस में कब होगी, तो जब उसकी x एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो x एक्सिस की वेलोसिटी 0 करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ। u पता है आपको, टाइम निकालना है, v फाइनल 0 पता है, एक्सेलरेशन आप इससे निकाल दोगे। तो बताओ एक्सेलरेशन y एक्सिस की तरफ कितना होगा, फोर्स y एक्सिस की तरफ -3 है, तो डिवाइड कर देंगे मास से 5, इतना इसका एक्सेलरेशन है, या -0.6, -0.6 से हो जाएगा 3/5। तो उसकी वेलोसिटी 0 कब होगी, तो v इज इक्वल टू यू माइनस 80 करेंगे, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, तो सिंपल u प्लस 80 भी बोल दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो -0.6 से लिखनी है। फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 6 I कैप थी, और -0.6 × t, तो क्या हो गया, t की वैल्यू आ गई 10 सेकंड, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a block of mass m is placed on the smooth plane inclined by the angle theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block has a magnitude. तो बताओ, ये यहाँ पे है, और द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, ये जो प्लेन इसको ब्लॉक पे फोर्स कर रहा है वही, तो इसका एबीडी बनाएंगे ब्लॉक का, तो नीचे की तरफ mg लगेगा, फिर दो तरफ कंपोनेंट कर देंगे, ये जो अलोंग द इंक्लाइन हो जाएगा mg sin थीटा, वो आपको पता होना चाहिए, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ऐसे बनाएंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वापस थीटा हो जाएगा, तो इस ये mg इस तरफ लग रहा था, तो ये थीटा की तरफ क्या होता है हमेशा cos थीटा, और थीटा के अपोजिट होता है mg sin थीटा। तो अलोंग द इंक्लाइन कितना फ्रेंड्स हो जाएगा, कितना फोर्स हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो इंक्लाइन क्या हो जाएगा mg cos थीटा। अब ये दो फोर्स से क्या होगा, ये mg sin थीटा की वजह से वो नीचे एक्सेलरेट करेगा, जिस एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा होगी, और ये जो ये नॉर्मल, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगाएगा प्लेन, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये फ्रिक्शन भी होता, फ्रिक्शन वाला होता सिर्फ स्मूथ नहीं होता, तो फिर क्या करते कि इसको इस तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगता, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल। तो इस अगर ये क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता, तो उसका आंसर क्या हो जाता कि नॉर्मल तो लग ही रहा है, बट म्यू एन भी लग रहा है, तो उसका नेट आंसर होता n² √n² प्लस μ² n²। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले, फ्रिक्शन वाला भी पूछ ले, स्मूथ वाला ना पूछ ले। इसका आंसर क्या हो जाता, n बाहर निकल जाता, अंदर हो जाता μ1 प्लस μ²। ठीक है, n की जगह पे आता तो mg cos थीटा है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द स्लोप एंगल थीटा इज सच दैट द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट द कांस्टेंट स्पीड, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू। देखो सिंपल सी बात है, ये थीटा पे है और ये फ्रिक्शन वाला है। अब ये बता रहा है कि जो स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड कर रहा है तो इस पर एफबीडी बनाता है, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ अभी हमने बताया कौन सा फोर्स लगता, फ्रिक्शनल फोर्स लगता, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या चाहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो रिलेटिव मोशन ना करवाए, मतलब ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे, वही ध्यान रखना है, फ्रिक्शन वही चाहता है। तो फ्रिक्शन उसका पूरा ताकत लगा देगा ऊपर की तरफ, म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा क्यों, क्योंकि म्यू नॉर्मल जो होता है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा म्यू एन नॉर्मल रहेगी, म्यू नॉर्मल मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू नॉर्मल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और म्यू नॉर्मल से कम कभी भी हो सकती है। वो फ्रिक्शन अपने वैल्यू, फ्रिक्शन की ऐसे सोचो कि वो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, एक तरह से वो क्या बोलेंगे, वो अपना हर सब कुछ ट्राई करेगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के क्वेश्चन तो पता चलेगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड है, मतलब वो मूवमेंट तो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स उस पर 0 है, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा हो जाएगा, तभी उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई इससे, म्यू के बराबर, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो म्यू के बराबर आ गया। अब ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे म्यू mg cos थीटा, मैंने बोला कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके म्यू नॉर्मल तक के बीच में कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पे मैंने म्यू नॉर्मल ही क्यों लिखा, म्यू नॉर्मल इसलिए लिखा
कि फ्रिक्शन ने ट्राई किया कि वो मूवमेंट ही ना होने दे, बट जो जो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ही लगाएगा। तो a 500 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20, the amount of gas ejected per second to supply the need. तो पहले लिख दो जो जो प्रोवाइड किया है डेटा, m की वैल्यू दी हुई है, ये ट्राई करो आपसे हो जाना चाहिए। स्पीड दी हुई है, एग्जॉस्ट स्पीड 800 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 20, इतना एक्सेलरेशन चाहिए अपना, और g की वैल्यू भी दी हुई है 10। तो क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड, उसको बोलते हैं dm/dt। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि f इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, f की वैल्यू होती है dp/dt, और दोनों को पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mdv/dt प्लस vdm/dt। तो यहाँ पे जो vdm/dt है उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ये थ्रस्ट फोर्स की वजह से रॉकेट को ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू सिंपल होगी, v पता है और dm/dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर की तरफ इसका एबीडी बनाएंगे रॉकेट का, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा थ्रस्ट फोर्स Ft, जिसकी वैल्यू होगी vdm/dt। नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और इसका नेट एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, Ft माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो Ft की वैल्यू क्या हो जाएगी, vdm/dt। v की वैल्यू पता है, ये एग्जॉस्ट स्पीड जो होता है, v क्या है कि जितनी स्पीड से ये जो रॉकेट है, सॉरी इसका जो गैस है नीचे की तरफ प्रोपेल होगा, उसको बोलते हैं ये v है, ये v है यहाँ पे, और dm/dt लिखेंगे और माइनस एम जी इस तरफ जाएगा तो m इंटू जी प्लस ए कर देंगे। m की वैल्यू पता है 5000 और g प्लस ए कर देंगे तो वो हो जाएगा 20 प्लस 10 मतलब 30। तो इसको सॉल्व कर देना फ्रेंड्स, तो आ जाएगा आंसर, सिंपल है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है रॉकेट की, f थ्रस्ट माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, और f थ्रस्ट की जगह पे हम लिखेंगे vdm/dt थ्रस्ट फोर्स। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 16th वन। टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन एस मास m, फ्रिक्शनलेस टेबल है, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द 2m एज सोन इन द फिगर। तो एक बार ये 2m के ऊपर फोर्स F अप्लाइड कर रहा है, और दूसरी बार वही सेम फोर्स m के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो दोनों केस में जब F 2m पे अप्लाई करते हो तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन n1 बोल रहा है, और जब सेकंड टाइम अप्लाई कर रहा है तो उसको बोल रहा है n2। तो n1/n2 की रेशियो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहले केस में जो n1 होगा वो क्या कर रहा है, ये स्मॉल मास को एक्सेलरेट करवा रहा है, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए। और दूसरे केस में जो n2 होगा वो, क्योंकि फर्स्ट केस में जो फोर्स है वो तो 2m पे लग रहा है, तो जो नॉर्मल क्या होगा इसी तरफ लगेगा, 2m को भी एक्सेलरेट करवाएगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ से लग रहा है तो नॉर्मल भी इसी तरफ लगेगा, उसी तरफ जाना है तो। और दूसरे केस में फोर्स इस तरफ से m पे लग रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 2m पे लगेगा, क्योंकि 2m पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा। तो दूसरे केस में n2 हो जाएगा 2m इंटू a2, लेट्स से इसको a1 बोलते हैं और a2। अब देखो वेरिएबल तो m तो कैंसिल हो जाएगा अगर रेशियो निकालने के, मेन कंसर्न किसका है, a1 और a2 का। तो ये खुद सोच लो, दोनों केस में फोर्स सेम है और मास भी सेम है, दोनों अगर पूरे सिस्टम को मान लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो कैंसिल हो जाएगा। सी नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स है, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट फोर्स अपन नेट मास करते हैं क्या, तो नेट फोर्स F है अपन नेट मास, दोनों ही केस में 3m है, तो इसलिए दोनों ही केस में एक्सेलरेशन F/3m होगा। तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, मास भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2। तो n1/n2 हो जाएगा 1/2। सिंपल क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अ 4 kg ब्लॉक रेस्ट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द 8 kg ब्लॉक बी। तो ये 8 kg है ब्लॉक बी और ये 4 kg है ब्लॉक ए। The A just slips on B when force of 12 न्यूटन is applied on A। देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शन की फीलिंग जिसको आएगी वही सॉल्व कर पाएगा, और ये रटने से या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और आपको जरूर मतलब इंटरेस्ट आएगा और फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इसमें बताया कि फर्स्ट केस के अंदर 12 न्यूटन जो फोर्स होता है ए पे अप्लाइड होता है, 12 न्यूटन फोर्स ए पे अप्लाइड होता है, तो तब जस्ट स्लिप्स ऑन ए, मतलब ए दोनों के बीच में जस्ट मूवमेंट होता है, रिलेटिव मोशन। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाइड ऑन बी टू मेक बोथ ए एंड बी मूव टुगेदर। तो देखो ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जिन्होंने पहले सॉल्व किया होगा वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से सॉल्व नहीं किया फ्रिक्शन के क्वेश्चन, ये वो प्लीज़ ये मतलब ये क्वेश्चन अच्छे से देखे और मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो।
तो फ्रिक्शन का काम है, सबसे पहले तो समझो, दोनों बॉडी को साथ में मूव करवाना है। और जब ऐसा लिखा हो कोई भी क्वेश्चन में जस्ट स्लिप्स, जस्ट स्लाइड्स ओवर ईच अदर, इसका मतलब समझना है कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उतनी लग गई है ये कंडीशन में, तभी वो जस्ट स्लिप्स बन रहा था। और जस्ट स्लिप्स का मतलब ये होता है कि जो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू अभी बैलेंस कर रही है बाहर के फोर्स को। तो जैसे कि ये केस में बता रहा है कि जब 12 न्यूटन फोर्स 8 केजी को लगा रहा है, 8 केजी 4 केजी पे लग रहा है सॉरी, तो जो ये दोनों के बीच में जस्ट रिलेटिव मोशन होता है। इसका मतलब क्या कि जब 12 न्यूटन का फोर्स लगता है तो जितना एक्सेलरेशन ये 8 केजी को चाहिए, क्योंकि 4 केजी को तो खुद 12 न्यूटन एक्सेलरेट करवाएगा, बट साथ में चलने के लिए 8 केजी को भी चाहिए एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि और तो कोई फोर्स लगना नहीं है, ये तो स्मूथ है, तो ये इसके फ्रिक्शन की तो बात अभी करेंगे नहीं। इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वही 8 केजी को आगे की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो साथ में चले। दोनों का फ्रिक्शन यही चाहता है कि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है ना, 4 और 8 के बीच में, तो फ्रिक्शन यही चाहेगा कि वो उसका बेस्ट ट्राई करे कि 4 और केजी को साथ, 4 और 8 केजी दोनों को साथ में चलाए। तो ये समझना है। तो अब देखो कि पहले हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे स्मूथ है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे स्मूथ है तो सबसे पहला स्टेप होगा आप निकालो कि ए कॉमन कितना होगा। ए कॉमन का मतलब क्या कि अगर इन दोनों को साथ में चलना है तो कितने एक्सीलरेशन से चलेंगे, तो ए कॉमन क्या होगा, एफ नेट अपन एम नेट। तो ए कॉमन की वैल्यू हो गई यहाँ पे 12/12, वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 12 न्यूटन फोर्स 4 केजी पे लगना है और दोनों को साथ में चलना है तो उनको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना होगा। अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे साथ में चलने के लिए ये 4 केजी को तो 12 न्यूटन फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो 3 से चलेगा, 3 से ही चल पाएगा, लेकिन फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा। तो ये 8 वाले को तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा, तो फिर 8 वाले को आगे लेके कौन जाएगा, तो वो फ्रिक्शन लेके जाएगा। तो अभी 1 मीटर, ये इन्होंने क्या लिखा है कि जस्ट स्लिप्स। जस्ट स्लिप्स का मतलब क्या, कि ये जो ए कॉमन है, ए कॉमन ये इतना एक्सेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इतना मैक्सिमम कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा ना तो वो पक्का स्लिप हो जाएगा। ये फीलिंग समझनी जरूरी है कि जस्ट स्लिप, जस्ट लाइट जब भी लिखा है तो ये क्वेश्चन के अंदर जितना एक्सेलरेशन हो रहा है उतना प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो यही क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए था, तो 8 केजी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए था, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा, मास इंटू 1, तो फ्रिक्शन 8 न्यूटन लगेगा। तो 8 न्यूटन की वजह से क्या होगा, इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि 8 न्यूटन वही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 1 से ज्यादा कर रहा है तो स्लिप हो रहा है। तो अगर फ्रिक्शन क्योंकि 8 न्यूटन ही है, अगर एक्सेलरेशन 1.1 कर दिया तो इसको कितना फोर्स चाहिएगा, 8 इंटू 1.1 8.8 चलेगा, तब वो स्लिप हो जाए। उन्होंने बताया है पहले से 8 न्यूटन ही मतलब इतना मैक्सिमम है, उसके बाद स्लिप कर जाएगा। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि 8 न्यूटन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अब दूसरे केस के अंदर पूछ रहे हैं कि कितना फोर्स F 8 पे लगाएंगे, ये 12 को भूल जाओ, सेकंड केस है। तो मेरे को इससे एक ही चीज पता चल गई कि 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। इससे अगर आपको ये भी पूछा हो यही क्वेश्चन में कि फिर पता लगाओ कि इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो बताओ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है ना, और म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू ही तो 8 दी है, और नॉर्मल कितना होगा, 4 केजी ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर का ही देखते हैं, तो कितना होगा 40 नॉर्मल रिएक्शन होगा, म्यू इंटू 40 नॉर्मल रिएक्शन है इज इक्वल टू 8, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.2। ये क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं था, बट मैंने ऐसे ही पूछा कि अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता कि म्यू की वैल्यू कितनी है तो आप ऐसे निकालते, क्योंकि ये अपने को आपको ये पता चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की। तो अगर फोर्स एफ अभी भी 8 केजी पे लग रहा है, अब 8 पे, तो अभी भी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 8 न्यूटन ही रहेगी, वो तो म्यू की वैल्यू है, वो तो फिक्स है। तो ये 8 न्यूटन फ्रिक्शन अब पहले वो 8 केजी पे लग रहा था क्योंकि फोर्स 12 न्यूटन 4 केजी पे लग रहा था, अब नया फोर्स एफ 8 केजी पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन किस पे लगेगा, 4 केजी पे लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 8 न्यूटन है और उसका मास 4 केजी है, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कितना कर सकता है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तक का एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो बाहर का एफ नेट कितना होना चाहिए था, हमने देखा था ये ए कॉमन हो गया, और ए कॉमन की वैल्यू कितनी होती है, ए कॉमन का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एफ नेट अपन एम नेट होता है। तो एम नेट पता ही है आपको 12 है, और ए कॉमन कितना है 2 है, तो एफ नेट कितना लग सकता है बाहर 24 लग सकता है, क्योंकि अगर 24 जब फोर्स लग रहा है तब उनका एक्सेलरेशन 2 है, अगर 24 से ज्यादा हो गया तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन 2 हो जाएगा, और फ्रिक्शन वो 4 केजी को सिर्फ 2 ही प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए 24 न्यूटन से ज्यादा एफ नेट नहीं लगा सकते। आई होप ये क्लियर है। अभी हम और ज्यादा फ्रिक्शन के सम सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो फ्रिक्शन की फीलिंग देखो, एक बार अगर फ्रिक्शन की फीलिंग आ गई तो फिर फ्रिक्शन बहुत आसान टॉपिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो
ओके, सो वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो ये 18th वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी एंड ए बिटवीन द बी एंड द ग्राउंड। तो ये बी है, ये ए है, इनके मास दिए हुए ये 5 kg, ये 15 kg, और इनका म्यू दिया हुआ है बी और ग्राउंड के बीच में 0.6, और इन दोनों के बीच का म्यू है सिर्फ 0.1। और अब जो फोर्स लग रहा है एफ, वो लग रहा है 15 न्यूटन पे, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब पूछ रहे हैं कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड एंड ए एंड बी। तो देखो, सबसे पहले फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि बी और ए मूव ही ना करे, बी मतलब बी ग्राउंड से मूव ही ना करे। तो उसके लिए इसके पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन बी और ग्राउंड के बीच की कितनी हो सकती है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू की वैल्यू है 0.6। अब बताओ नॉर्मल की वैल्यू में क्या लूँ, 15 इंटू जी लूँ या 5 इंटू जी लूँ? तो ऑब्वियस सी बात है, ना ही 15 होगा ना ही 5 होगा, 15 + 5 20 इंटू जी होगा, क्योंकि एफ बनाएंगे तो क्या होगा। सी, ये कन्फ्यूज मत प्लीज़, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा कन्फ्यूज मत नहीं होना है कि एक 15 kg है या 5 kg है तो सिर्फ 15 जी होगा नॉर्मल बी और ग्राउंड के बीच में, नहीं 20 जी होगा। देखो, इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो बी की एफ बनाओ, तो बी की एफ के अंदर नीचे उसको एम जी लग रहा होगा 15 जी, और ऊपर जो होगा नॉर्मल ऑफ ग्राउंड लग रहा होगा, लेकिन नीचे की तरफ नॉर्मल बाई ए ऑल्सो ए भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए की एफ बनाएंगे तो ए को तो ऊपर की तरफ नॉर्मल बाई बी लग रहा होगा ना, और नीचे एम जी लग रहा होगा, तो नॉर्मल बाई बी कितना होगा, 5 इंटू जी होगा। तो जब ए के ऊपर बी की वजह से नॉर्मल लगता है तो बी के ऊपर भी ए की वजह से नॉर्मल लगेगा ही, अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन भाई ने कहा है, तो ऐसा तो होगा ही। तो बताओ, इसके एफ बनाएंगे तो नॉर्मल बाय ग्राउंड क्या होगा, 15 जी प्लस नॉर्मल ऑफ ए, तो ये इसकी वैल्यू थी 5 जी, तो नॉर्मल ऑफ ग्राउंड हो जाएगा 20 जी। जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं पता हो प्लीज़ ये ध्यान रखें। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ग्राउंड के और ब्लॉक के बीच में कितनी हो जाएगी, म्यू 0.6 इंटू 20 जी मतलब 200, ये हो जाएगा 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन क्या है, फ्रिक्शन इतना लग सकता है, मतलब बाहर से 120 न्यूटन तक का फोर्स लगा बी के ऊपर तो बी हिलने वाला ही नहीं है। अगर 120 से ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन की कैपेसिटी है 120 तक, तो मैं हिलने ही नहीं दूंगा। अगर 120 से ज़्यादा हुआ फोर्स तभी फ्रिक्शन हार जाएगा, और बाकी जितना ज़्यादा होगा, अगर 125 न्यूटन होगा तो 5 न्यूटन से आगे जाएगा। और यहाँ पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है बी के ऊपर, बी के ऊपर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, जो 120 न्यूटन से कम है, तो बी हिलेगा ही नहीं, बी हिलेगा ही नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी के पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लगाएगा, 120 न्यूटन? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, 80 न्यूटन होगा, क्योंकि ये तो 120 न्यूटन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन ऐसे एडजस्ट होगा एक दो सरफेस के बीच में कोई मूवमेंट ना हो। अगर आगे की तरफ 80 लग रहा है, पीछे की तरफ 120 लग जाता फ्रिक्शन, तो पीछे की तरफ नेट 40 न्यूटन हो जाता, पीछे चला जाता। नहीं, लेकिन फ्रिक्शन तो क्या चाहता है कि मूवमेंट ही ना हो, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, इधर लगेगा नहीं लगेगा, उस तरफ लगेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी जितनी मैक्सिमम वैल्यू है उतने तक वो सब कुछ करने के लिए तैयार है कि दोनों के बीच में कोई मूवमेंट ही ना हो। तो पीछे की तरफ भी फ्रिक्शन 80 न्यूटन लग जाएगा ताकि मूवमेंट ना हो। तो ग्राउंड और बी के बीच में फोर्स हो गया 80 न्यूटन। अब बी और ए के बीच में फोर्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बी ए के ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, जीरो फोर्स है, वैसे ही नहीं लग रहा। और बी के ऊपर भी आगे की तरफ 80 पीछे की तरफ 80 बैलेंस हो गया, तो बी भी स्टेशनरी है। तो जब बी मूव नहीं कर रहा है, ए पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्यों लगेगा? दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो 0.1 इंटू 5 इंटू जी 5 न्यूटन होगा। तो आप सोचोगे कि 5 न्यूटन तो आंसर होना चाहिए, बट 5 न्यूटन लगेगा ही क्यों? क्योंकि कोई मूवमेंट बी की नहीं हो रही है, तो ए की भी नहीं होगी। अब अगर ये क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई करूँगा तो यहाँ पे लेट से 120 न्यूटन लग रहा है, इस बार 80 की जगह पे 120 न्यूटन हो रहा है। तो अब बताओ दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? तो अभी भी फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा, पीछे की तरफ 120 ही हो जाएगा, और वो मूव नहीं करेगा। और इसलिए ए और बी के बीच में भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि बी के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, ए के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो है, कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा, फ्रिक्शन नहीं लगा। अब चलो, अगर बी के ऊपर फोर्स लग रहा था 125 न्यूटन, तो अब आया फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया ये फोर्स, कितना ज़्यादा हो गया, 5 न्यूटन ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा कि 5 न्यूटन से नेट आगे की तरफ 5 न्यूटन बी के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगेगा। तो चलो, ग्राउंड और इसके बीच में तो 125 तो नहीं लगने वाला था, 120 लगने वाला था, तो 120 आंसर है ग्राउंड और बी के बीच में। बट अगर बी के ऊपर आगे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, फिर मैं पूछूँ ए और बी के बीच में कितना लगेगा, तो उसका आंसर 5 तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि उसके ऊपर आगे 5 लग रहा है तो फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 थी तो वो भी लग जाता, नहीं। अगर फिर क्या हो गया, ग्राउंड का पार्ट नेग्लेक्ट हो गया। फिर मैंने क्या बोला था, अगर ग्राउंड स्मूथ हो तो अपन क्या करते हैं, ए कॉमन निकालेंगे और फिर करेंगे।
तो ये केस में भी क्या हो गया कि ग्राउंड का 125 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया, आगे 125 लग रहा था, तो नेट 5 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है और ग्राउंड से कुछ नहीं लग रहा, ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। ऐसा ही हुआ ना। तो आगे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, तो क्या करेंगे हम, ए कॉमन निकालेंगे। तो ए कॉमन की वैल्यू कितनी आएगी, 5 फोर्स आगे की तरफ है और नेट मास है 20, मतलब 1/4। तो अब बताओ, ए के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ए को फोर्स कितना चाहिए 1/4 से मूवमेंट करने के लिए, उसका मास है 5 और उसका एक्सेलरेशन है 1/4, तो 5/4 न्यूटन ए को चाहिए, उसके ऊपर फोर्स लगे तो लग जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू तो बोलेगा मेरे पास तो 5 न्यूटन की कैपेसिटी है, तो 5/4 मांगता है, ये ले ले जा। तो मैं पूछूँ कि कितने, अगर ये क्वेश्चन ऐसा मॉडिफाई करके आ गया कि बी के ऊपर, यही क्वेश्चन के अंदर मैं कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो ये क्वेश्चन हम वापस कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि ए और बी के बीच में मोमेंट ना हो, इसका मतलब क्या कि जो ए और बी का फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो उतना ही उसको एक्सेलरेशन, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन उसको जितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सके, सिस्टम का भी उतना ही एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो बताओ, इसका मैक्सिमम वैल्यू था फ्रिक्शन का 5 न्यूटन, ए का मास कितना था, ए का मास था 5 kg, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, फ्रिक्शन इसको मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, जब वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा 5 न्यूटन तभी उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर पूरी बॉडी सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगी तब रिलेटिव मोशन नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम में करेगी तब भी नहीं होगा, लेकिन अगर 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हुआ एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन हो जाएगा, क्योंकि ए को मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन मिल सकता है और बी का अगर एक से ज़्यादा कर दिया तो हो जाएगा। तो इसके लिए बी के ऊपर कितना फोर्स लग सकता है मैक्सिमम, बी के ऊपर फोर्स लग सकता है एफ नेट इज इक्वल टू एम कॉमन, मतलब टोटल एम नेट इंटू ए कॉमन। तो एम नेट की वैल्यू तो कितनी है 20 है और ए कॉमन की वैल्यू 1 आ गई, मतलब 20 न्यूटन नेट ए बी के ऊपर अपन फोर्स लगा सकता है एक्सेस में। लेकिन किसके एक्सेस में, तो 120 न्यूटन तो खुद फ्रिक्शन भी बैलेंस कर रहा था, अभी भी ग्राउंड का फ्रिक्शन तो है ही, तो आगे की तरफ नेट 120 न्यूटन कब लगेगा कि जब हम एक्सटर्नली 140 न्यूटन लगाएंगे फोर्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, 120 न्यूटन तो फ्रिक्शन लगेगा ही पीछे, 120 न्यूटन तक तो अगर फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन बैलेंस करेगा ही, 120 न्यूटन के ऊपर फ्रिक्शन आर मान जाएगा, तो एक्सेस 20 लगा सकते हैं, मतलब आगे की तरफ ये 140 न्यूटन लगा सकते हैं। ये पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अगर देखो, तो इसमें फ्रिक्शन का काम क्या हुआ, फ्रिक्शन का काम है ना एक जगह से दूसरी जगह पे फोर्स प्रोवाइड करना है। ऐसा समझो कि वो पैसे दे रहा है किसी को, देखो ये केस में अंदर लेट से इसको आगे की तरफ नेट 20 न्यूटन लग रहा था और फ्रिक्शन को तो 0 ही लग रहा था, और ए कॉमन हमको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना था, तो ए को कितना फोर्स चाहिए था 5 न्यूटन। तो ऐसे समझेंगे कि ए को 5 रुपये चाहिए थे, किसी चीज़ को 5 रुपीज़ चाहिए थे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, और बी को आगे जाने के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बताओ कितना फोर्स लगना चाहिए था, 15 मास है और 1 एक्सेलरेशन है, 15 न्यूटन लगना चाहिए था। तो बी को 15 रुपीज़ चाहिए थे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन हम प्रोवाइड कर किसको कर रहा है, सिर्फ बी को 20 रुपये कर रहा है, बी को ही 20 न्यूटन कर रहा है ना फोर्स, तो बी को ही कर रहा है। तो अगर 20 में से 5 रुपये वो ए को दे देगा, तो दोनों के बीच में 15 और 5 हो जाएगा। देखो थोड़ा मतलब फनी है लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है। तो समझ में आया, फ्रिक्शन 5 न्यूटन तक का उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब क्या कि ये 20 में से मैक्सिमम 5 रुपीज़ वो ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, जो मैंने पहले समझाया था वो बहुत है, बहुत काफ़ी इनफ है समझने के लिए, उससे आपके सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, वो सिंपल ही है, वो भी 19th वन। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.09 और 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन। एक्ट इन द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इज, तो क्या करना है, इन दोनों का नेट फोर्स लगाने का 90 डिग्री पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब किसी को भी पता होगा कि 5 न्यूटन होगा आंसर, पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर करके वेक्टर एडिशन। तो 5 न्यूटन उसको आगे की तरफ लगेगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू पता है आपको 0.09 है, एम की वैल्यू पता है आपको 5 दी है, जी की वैल्यू 10 दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो पीछे की तरफ उसको 4.5 फ्रिक्शन भी लगेगा, तो आगे की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया 0.5 हो गया, सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0.5 डिवाइड बाई मास, मतलब 0.1। सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन भी फ्रिक्शन का है, ये भी समझ में ज़रूरी है। तो चलो 20 two mass of A and B of 10 and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of table as shown in the figure। ये A है और ये C है। A का मास दिया हुआ है और 10 kg
ए का मास है 10 kg, वो कनेक्टेड है ऐसे पुली से, और बी ऐसे हवा में लटक रहा है, उसका मास है 5 kg। अब देखो हाँ, तो सी ए का मास है 10 kg दिया हुआ है, बी का मास 5 kg दिया हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए विद टेबल इज 0.2, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अब बता रहा है द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितना हो जाएगा, इसके एफबीडी बनाएंगे ये 5 kg वाले ब्लॉक की, तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा। और अगर ए को मूव नहीं करा ना, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये बी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्टेड अगर बी मूव कर गया तो ए भी मूव कर गया, इसका एक्सेलरेशन 0 रखेंगे। तो टी की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 50 न्यूटन, और ये कनेक्टेड है तो ये टेंशन की वैल्यू भी होनी है 50 न्यूटन। अब इनको मूव नहीं करना है, इसका मतलब क्या कि इनको ए के ऊपर आगे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है टेंशन 50 न्यूटन, वो कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन ही बैलेंस करेगा ना। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी कर दूँ मैं, 50 न्यूटन कर दूँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.2 म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू 50। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। नॉर्मल को मैं क्या लिखूंगा, नेट मास इंटू जी इज इक्वल टू 250, तो नेट मास इंटू 10 इज इक्वल टू 250 हो गया। तो ये 0 0 कैंसिल, नेट मास उसके ऊपर कितना होना चाहिए, 25 kg होना चाहिए। नेट मास किसको इंक्लूड करेगा, एम ए प्लस एम सी। तो एम ए का मास तो ऑलरेडी 10 kg है, बाकी का जो 15 kg मास है वो किसका होना चाहिए, सी का होना चाहिए। तो 15 kg मास होगा सी का, तो उनको फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। चलो अगला क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जिस ईयर में मैंने अटेम्प्ट किए थे उस ईयर में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो देखो इसमें क्या है, ऊपर से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग है सॉरी, और ये 2m का मास है, फिर स्ट्रिंग है और फिर m का मास है, और फिर बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग को कट कर दी सडनली, तो उसके बाद कट करने के बाद ए और बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्ट्रिंग कट करने से पहले एफबीडी बनाओ। तो ये जो ए है और ये बी है, यस, तो बी का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा, नीचे की तरफ mg होगा, दोनों बैलेंस होंगे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, mg की जितनी होगी। अगर मैं ए का एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर लगेगा एफ स्प्रिंग फोर्स, नीचे लगेगा ये स्ट्रिंग का टेंशन, और नीचे लगेगा 2mg। तो ऊपर की तरफ एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू बैलेंस कर रहा होगा टेंशन प्लस 2mg, और टेंशन की वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके, कितना था, mg थी, तो एफ स्प्रिंग हो गया 3mg। अब अगर हम बात कर देंगे, जब हमने स्ट्रिंग कट कर दी तो इसको तो नीचे की तरफ सिर्फ mg लगेगा, ऊपर तो लगेगा ही नहीं, तो बी का नीचे की तरफ कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, जी जितना हो जाएगा, नीचे की तरफ mg लग रहा है, फ्री फॉल हो जाएगा। अगर हम ए की बात करेंगे, अब एफबीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ अभी स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ टेंशन ही नहीं लग रहा, नीचे की तरफ टेंशन जो लग रहा था वो तो चला गया, बट नीचे की तरफ अभी -2mg तो लग ही रहा है उसका। तो एफ एस -2mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ m इंटू एक्सेलरेशन, और एफ एस की वैल्यू पहले कितनी थी, 3mg, अभी भी उतनी रहेगी, क्योंकि एक्सटेंशन उतना ही है, अभी वो मूव नहीं हुआ। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स, जितना एक्सटेंडेड है वो, तो एक्सटेंशन उसका अभी भी इतना है, वो मूव नहीं हुआ, तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी भी 3mg रहेगी। तो 3mg - 2mg हो जाएगा, mg इज इक्वल टू m 2m है, उसका मास 2m है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, उसका मास 2m है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी g/2। फिर अगले क्वेश्चन की बात करता है, तो ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23rd वन। तो देखो पहले तो ये जो मल्टीपल पुलिस या मल्टीपल ब्लॉक्स के क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद रखना है। तो सिंपल, अगर दो पुलिस होते हैं ना, यहाँ पे मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, m1 अगर ज़्यादा है m2 से तो m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा, उन दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सॉल्व करते हैं तो आएगा एफ नेट अपन एम नेट। एफ नेट क्या होगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ उसको एक m1g लग रहा है सिस्टम को, ये दोनों को सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको नीचे की तरफ m1g लग रहा है, इसको ऊपर की तरफ m2g लग रहा है, तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी m1 - m2 इंटू होल जी, और नेट मास कितना हो जाएगा m1 + m2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्स पे होना चाहिए, वैसे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हो आप, दोनों की इक्वेशन बना के m1g - t = m1 है, या t - m2g = m2 है, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता नीट और जी दोनों में, तो इसलिए अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, a = m1 - m2 अपन m1 + m2 इंटू जी। और टेंशन का फॉर्मूला भी याद रखना है, टेंशन का फॉर्मूला आता है 2m1 m2 अपन m1 + m2 इंटू जी। सिंपल सी बात है, देखो अगर याद ना भी रहे ना, तो ऐसा सोचो कि ये m डायमेंशन की बात करें तो फोर्स क्या है, mg है ना, तो ये m का डायमेंशन कैंसिल हो गया और ये m2g है। और ऐसा सोचो कि अगर m1 और m2 दोनों सेम है, m के बराबर है, ये m और m दोनों में टेंशन कितना होगा, mg होगा, तो फिर सोच लेने का दोनों में m की वैल्यू पुट करके देखो, तो ये सब कैंसिल होकर क्या mg के बराबर आता है, अगर आता है तो मतलब आपने जो फॉर्मूला याद किया था और आपने आपके दिमाग में जो आया एग्जाम के टाइम पे वो सही था।
तो ये एम एम कर देंगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, तो एम टू कैंसिल, एम एम भी कैंसिल, तो बचेगा क्या mg, यानी सही है। तो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं मतलब जो एग्जाम में अपना टाइम बचाते हैं वो सब। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है। अब m3 को अपने को रेस्ट में रखना है, तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब पूरी सिस्टम रेस्ट पे रहेगी। मास m1 की वैल्यू दी हुई है 1 kg और m2 की वैल्यू दी है 1/3 kg। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा इस पुली के रिस्पेक्ट में, ये इसका मास ज़्यादा है। अपने को करना क्या है कि ये टेंशन को m3g के बराबर करना है, तभी m3 रेस्ट पे होगा, ये सिंपल सी बात है। m3 के ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे m3g लग रहा है, अगर टेंशन की वैल्यू m3g की जितनी हो गई तो वो रेस्ट पे रहेगा। तो अपने को क्या निकालना है कि टेंशन की वैल्यू कितनी है और उतनी m3g की वैल्यू कर देना है। तो बताओ, टेंशन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, अप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2m1 m2 अपन m1 प्लस m2 था ना, तो 2 इंटू m1 है 1, m2 है 1/3 अपन 1 प्लस 1/3 जो हो जाएगा 4/3 इंटू g, तो ये 3 कैंसिल, ये 1/2 कैंसिल, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई g/2। अब देखो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे g/2 है, तो यहाँ पे टेंशन डबल हो जाएगा, यहाँ का टेंशन अगर t होता है यहाँ का t होता है तो यहाँ पे 2t हो जाता है ना, क्योंकि ये पुली की एफबीडी बना हो तो नीचे की तरफ ये दोनों t और t 2t से खींच रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ये 2t को खींचना चाहिए, क्योंकि पुली भले ही मूव कर रही हो लेकिन पुली पे हमेशा मास कांस्टेंट रहना, मास इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, फोर्स सॉरी, क्योंकि पुली मासलेस है। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पे g/2 है, यहाँ पे g/2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू g/2, मतलब यहाँ पे टेंशन g हो गया तो यहाँ पे भी g हो गया। तो टेंशन ऊपर की तरफ 1 इंटू जी है, तो नीचे का उसका मास कितना होना चाहिए 1 kg होना चाहिए, तब उसका नीचे mg 1 इंटू जी और टेंशन 1 इंटू जी बैलेंस हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, मतलब अबव एवरेज है इसका लेवल। If the coefficient of friction between A and B is mu, the maximum acceleration of the wedge A for the wedge B will remain at rest with respect to wedge। तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू वेज पूछा है ना, तो क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने को वेज के माननी है और उसके रिस्पेक्ट में उसको सूडो फोर्स पीछे अप्लाई कर देना है। तो ये 45 डिग्री है, ये आगे से ए पे जा रहा है, ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेज के रिस्पेक्ट पे इसको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा m इंटू ए और इसको नीचे की तरफ फोर्स लगना ही है mg। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनके जो दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द इंक्लाइन, इसका हो जाएगा इस तरफ ये थीटा है तो ये ma cos थीटा है और इसका इस तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये इसके अलोंग को मूव कर ही नहीं सकता, इसके अलोंग मूव नहीं करेगा अगर दोनों बैलेंस हो गए, तो वही करना है हम लोग, क्योंकि ये ए डायरेक्शन में परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर पाएगा, दबेगा तो नहीं वेज, तो ये की डायरेक्शन है उसको मूव करने के लिए जो ये वाली है, तो उसके अलोंग द इंक्लाइन उसको मैं बैलेंस कर दूँ दोनों फोर्स को, तो वो मूव नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है कि जो mg साइन थीटा की वैल्यू है वो ma cos थीटा के बराबर हो जाए। अच्छा हाँ देखो, अगर वो स्मूथ होता, आई एम सॉरी एक्चुअली मैंने इसको स्मूथ माना, तो अगर वो स्मूथ होता तो फिर फ्रिक्शन तो उसको रोक नहीं सकता, तो यही कंडीशन होती, बट यहाँ पे उसके पास फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इक्वेशन क्या बनेगी कि ऊपर की तरफ mg साइन थीटा है, नीचे की तरफ है सॉरी mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ ma cos थीटा प्लस नॉर्मल भी है, ये दोनों को इक्वल कर रहे हैं। तो नॉर्मल की वैल्यू बताओ कितनी होगी, म्यू इंटू इस तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन क्योंकि नीचे की तरफ देखो mg साइन थीटा लग रहा है, ऊपर की तरफ ये ma cos थीटा लग रहा है, और बाकी जो ऊपर की तरफ लग सकता है वो म्यू इंटू नॉर्मल है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, ये इसका ये तरफ दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, ये mg cos थीटा तो होगा ही, तो नॉर्मल की वैल्यू इस बार सिर्फ mg cos थीटा नहीं होगा, इस बार mg cos थीटा प्लस ये ma का साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी आएगा। देखो इसको इस तरफ करेंगे तो ये थीटा से अपोजिट है तो ma साइन थीटा हो जाएगा। तो इस बार मैं इक्वेशन क्या बनाऊंगा कि mg साइन थीटा माइनस ma cos थीटा ये इस तरफ चला गया इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा। बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। m तो वैसे ही चला गया, अपने को क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है ना, और थीटा की वैल्यू तो क्या है सबकी 45 डिग्री है, तो सबको 1/√2 ही आना है, तो ये सबको ही मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है इसलिए हटा देता हूँ, अगर नहीं होता तो फिर मैं मतलब वैल्यू पुट करता। ठीक है, तो m भी हट गया, तो बची क्या इक्वेशन g माइनस a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी प्लस म्यू इंटू ए। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा g इंटू इस तरफ जाएगा तो 1 माइनस म्यू
इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस म्यू। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम वाले लगेगा बट एग्जाम में आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन